Good morning and welcome, students. This is the introduction of chapter 7, that is triangle. About the triangles and the congruency of the triangles. We will discuss about the different types of congruency for our triangles. कितने तरह के triangles के congruencies होते हैं, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ की congruence है क्या, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है congruence of triangle, देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। ट्रायंगल के बारे में पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ट्रायंगल क्या होता है ना। आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल के पास 3 साइड होती है और ट्रायंगल के पास 3 एंगल होता है, ठीक है। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, यही पढ़ा है ना ट्रायंगल के बारे में। अब फिगर विच हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल या 3 आर्म्स होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये इसकी डिफिनेशन है। और इसके बाद जो है, जो हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज। किसी भी फिगर में, किसी भी ज्योमेट्री के अंदर कोई भी फिगर हो, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे कुछ भी हो, तो जब कॉन्ग्रुएंसी की बात होगी हम हमेशा 2 फिगर की बात करेंगे। और उन 2 फिगर में सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे कि दोनों का शेप सेम है कि नहीं है। शेप सेम का मतलब कि अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा ट्रायंगल भी होना चाहिए, अगर पहला स्क्वायर है तो दूसरा स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। अगर पहला वो है रेक्टेंगल है तो दूसरा रेक्टेंगल भी होना चाहिए। ये तो सेम शेप की बात हो गई। अब सेम साइज का मतलब ये हुआ कि पहले वाले की जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ जो होती है ना। जब 3D की बात करेंगे हाइट भी आएगा, तो जो हमारी लेंथ और जो ब्रेथ होती है वो क्या दूसरे वाले के इक्वल है, या पहले वाले के पहली वाली दूसरे वाले को कवर करती है कि दूसरे वाली पहली वाली को कवर करती है, जो भी है, ठीक है। इसके बारे में हम सेम शेप एंड सेम साइज, ये बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन है। अब देखो फॉर एग्जांपल हम कैसे लेंगे। सपोज करो कि ये हमारे पास एक छोटा सा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। एक छोटा सा स्क्वायर है। अब मैंने एक ट्रायंगल बता दिया। मैंने कहा कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, पहले ही डिफिनेशन को फेल कर रहा है कि सेम शेप नहीं है। एक तरफ स्क्वायर है, दूसरी तरफ क्या है, ट्रायंगल है। ये स्क्वायर है और ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है दूसरा ट्रायंगल है। तो जब सेम शेप ही नहीं है तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस के अंदर नहीं आएगा। अब इसको हटा देते हैं। मैंने एक और फिगर बनाया। मैंने कहा कि ये भी स्क्वायर है, ठीक है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। अब ये बताओ कि सेम शेप है लेकिन साइज क्या है, साइज आर डिफरेंट। ये साइज बिल्कुल अलग है, ये साइज कुछ और है, ये साइज कुछ और है। दोनों साइज क्या है, बिल्कुल अलग अलग सी है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कॉन्ग्रुएंट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या है, हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंसी तो सबकी होती है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी जब भी दिमाग में आए तो याद रखना है कि सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज होना चाहिए। अब साइज का जो मैटर है वो कहाँ से होगा, तो उसके बारे में हाँ, उसके बारे में ये है, डिफिनेशन ये है, ठीक है। यह एक और चीज देख लो इसमें, कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या होता है, ठीक है। ये है, ये है, ये 1 है, ठीक है। स्क्वायर 1, स्क्वायर 2, ये तभी कॉन्ग्रुएंस होगा
जब पहला वाला दूसरे वाले को पूरी तरीके से क्या करता हो, कवर करता हो, ठीक है, और दूसरा वाला पहले वाले को पूरी तरह से कवर करता है। यानी कि जब पहले वाले को दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो दूसरा वाला पूरा जो है छिप जाता है, और जब दूसरे वाले को पहले वाले के ऊपर रखा जाता है तो पहला वाला छिप जाता है। तो ये ज़रूरी है कि पहले वाले को दूसरे के ऊपर रखा जाए वो भी छिप जाए, और दूसरे वाले को पहले के ऊपर रखा जाए वो भी छिप जाए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरे पास इस टाइम 2 बुक है, और इस बुक का शेप अगर आप देखना तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इस बुक का शेप ये भी रेक्टेंगल है। तो शेप तो सेम है, मैंने बोला कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो अब ये बताओ कि अगर इस बुक को मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये तो छिप गया, ठीक, पूरी तरीके से छिप गया। लेकिन अगर मैं इस बुक के ऊपर इसको रखता हूँ तो ये नहीं छिपी, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। कॉन्ग्रुएंट तब पॉसिबल है जब ये इसको ढक ले और ये इसको ढक ले, ठीक है। एक दूसरी चीज़ देखते हैं इसी के अंदर, लेकिन ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा है। देखो, इस बुक को मैंने इसके ऊपर रखा, ये छिप गई, इस बुक को इसके ऊपर रखा, ये पूरी तरीके से छिप गई, ठीक है। इसका मतलब दोनों तरीके से है, एक दूसरे के कवर कर रहे हैं दोनों लोग। तो हुआ क्या कि दीज आर, ये क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब ये बताओ, कॉन्ग्रुएंट तो तुमने देख लिया क्या होता है, तो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट के बारे में क्या कहेंगे। डिफिनेशन ये है, डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। Two triangles are said to be congruent if the sides and angles of one triangle क्या मैंने लिखा है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग, यही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। देखो, करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझो कि 2 ट्रायंगल मेरे पास है, मेरे पास 2 ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC और दूसरे का नाम क्या है, PQR, ठीक है। तो मैंने कहा कि इन दोनों ट्रायंगल को, ये पहला वाला ट्रायंगल है, ये दूसरा है, कहते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब पहले वाले के सभी साइड्स और एंगल्स दूसरे वाले के करेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के इक्वल हो। करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझो मेरी बात। अगर मैंने ये कहा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये इक्वल का मतलब सेम साइज, और ये सिंबल होता है सेम शेप का, ठीक है। तो सेम शेप एंड साइज ये किसके है, अगर ये PQR के है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल A है, एंगल A ये किसके इक्वल होगा, एंगल P के करेस्पॉन्डिंग, बिल्कुल करेस्पॉन्डिंग, ऐसे बिल्कुल साथ चलने वाला, ठीक है, एंगल P। अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी क्लियर होगा। एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, ठीक है, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के। तो करेस्पॉन्डिंग मींस A के करेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, P है, P के करेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, Q है, C के करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा R है। ऐसा नहीं है कि ये P नीचे है, Q नीचे है तो ये जो है ये करेस्पॉन्डिंग होगा, ऐसा नहीं है। हमने एक छोटा सा नोटेशन दिया हुआ है कि इसको एक बार किया है, ऐसे एंगल बनाया है, इसको डबल करके एंगल बनाया है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये करेस्पॉन्डिंग हुआ। अब देखो, जब करेस्पॉन्डिंग साइड की हम बात करेंगे तो AB के करेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, PQ,
ए बी इक्वल टू पी क्यू। बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, क्यू आर। और जो तीसरी है वो है हमारी ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, पी आर। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट तभी हम कहेंगे इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है, कि हर करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, तभी कहेंगे। तो अब इसके बारे में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि कैसे कहेंगे, कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। मेरे पास एक फिगर है, समझो कि ये मेरे पास ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। ठीक है, ABC। और इसकी जो साइड है ये 5 है, 5 सेंटीमीटर। ये जो है ये हमारा 6 सेंटीमीटर है और ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। ये एंगल कितना है, एंगल मेरा मान लो कि 55 है। ठीक है, और ये हमारा जो है 65 है। ठीक है, और ये हमारा 60। एक दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया यहीं पर कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, और मैंने इसका जो नाम दे दिया ना वो मैंने दे दिया PQR। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो एंगल है ना, ये मेरा एंगल कितना है, 55 डिग्री। ये मेरा जो एंगल है ये 60 डिग्री है और ये मेरा एंगल जो है ये कितना है, 65 डिग्री। ठीक, और साइड जो है ये हमारी 7 सेंटीमीटर है और ये वाली जो साइड है ये हमारी 5 सेंटीमीटर है और ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। अब देखो कैसे पहचानेंगे ट्रायंगल को कि कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पर तो एंगल 55 है, यहाँ पे 65 है। ठीक है, यहाँ पे एंगल 65 है तो यहाँ पे 60 है, तो फिगर कुछ और है, फिगर कुछ और तरीके से घुमा दिया गया है। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे देखेंगे, आप क्या करो कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये क्या था वो क्या था। ठीक है, आप पहले वाले ट्रायंगल का एक एंगल उठाओ, एंगल ए। दूसरे वाले ट्रायंगल में देखो कि कौन सा एंगल इक्वल है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 55। एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है, 55। तो एंगल ए किसकी इक्वल है, एंगल क्यू की। अब आओ आप एंगल बी पे, एंगल बी की वैल्यू क्या है, 65 डिग्री, और 65 डिग्री इस वाले ट्रायंगल में किसकी वैल्यू है, एंगल आर की। ठीक, आप आओ तीसरे पे, एंगल सी। तो एंगल सी इक्वल टू, और ये जो है ये एंगल पी की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा एंगल्स हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब ये बताओ कि जो 5 सेंटीमीटर वाली यहाँ पे जो लाइन थी ए बी, यहाँ लिखो ए बी, जो ये ए बी थी वो किसके इक्वल है, ये एंगल 55 और 65 से लगा हुआ है। तो ये साइड जो है 55 और 65 से लगी हुई है, तो 55 और 65 से लगी वाली साइड कौन सी है, यहाँ पे कौन सी है, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर। ये साइड BC, इसकी लेंथ क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो BC की जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ये कौन से एंगल से लगी हुई है, 65 और 60 के बीच, यानी कि इस वाले। ठीक है, तो 65 और 60 के बीच मतलब RP। तीसरी साइड कौन सी है, AC। तो AC की इक्वल कौन सी साइड है, ये वाली। AC की इक्वल PQ हो जाएगी। तो अगर कोई पूछे इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी नाम बताओ, तो अगर आपने सीधे सीधे बोल दिया कि एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो ये क्या होगा, ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग की बात हो रही है। करस्पॉन्डिंग का मतलब कौन सा एंगल किसके बराबर है, एंगल A के बराबर एंगल Q है। तो अगर आप यहाँ से ABC से स्टार्ट करते हो ना कि ABC, तो आपको यहाँ से QRP से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों कि एंगल A के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल था, Q था। एंगल B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल था, R था। एंगल C के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल था, P था। तो एंगल A तो आपने यहाँ पर बना लिया, एंगल A के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल जाएगा, Q जाएगा। एंगल B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल जाएगा, R जाएगा। एंगल C के करस्पॉन्डिंग P जाएगा। तो मेरे भाई ये है इस तरीके से कि आपको नाम भी याद रखना है करस्पॉन्डेंस दिखाने के लिए या कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए। आप सिर्फ ऐसे नहीं लिख दोगे। अब इसका मतलब हुआ कि ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू PQR, ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट तब होता जब मैं एक और फिगर बनाता PQR का इस तरीके से। ये मान लो P था, ये Q था, ये R था। अगर मैं इसकी वैल्यू 55 रखता
Q की वैल्यू मैं 65 रखता, R की वैल्यू मैं 60 रखता, तब मैं कहता कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, ठीक है, तब मैं कहता। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे बोलूँगा, क्यों कि A के करस्पॉन्डिंग Q है, B के करस्पॉन्डिंग R है, C के करस्पॉन्डिंग P है, तो ABC करस्पॉन्डिंग QRP। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ये इतना ही था, अभी ये स्टार्टिंग है। इसके बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी टू शो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये हम अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे कि कितने टाइप्स की कॉन्ग्रुएंसी होती है, क्या क्या होती है, ठीक है। तब तक आपको एक रिवीजन वाला काम ये करना है कि कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिया हुआ है, साइड बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप जाइए कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्राइटेरिया बताएंगे कि क्राइटेरिया क्या है, कि किसी की दो साइड एक एंगल इक्वल होता है तो कॉन्ग्रुएंस होता है, किसी की तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंसी दिखा देते हैं, किसी की दो एंगल एक साइड से कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 जो है हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, और 6.1 में जो है अभी और आगे हमको करना है फैक्टर्स के ही बारे में। अभी हमने सिर्फ HCF के बारे में जाना है कि कैसे HCF को फाइंड करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहता है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर्स के बारे में जो है, फैक्टर्स के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को आप कितने तरीके से तोड़ सकते हो, वो इसके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमने बताया था कि 12 है, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, तो इसका फैक्टर जो है 2 है एंड 3, ये दोनों इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जो फैक्टर्स होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, यानी कि प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ा जाता है। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है ए। देखो फैक्टर्स में एक और चीज आपको आनी चाहिए, हाँ देखो ये 9a है, ये -54 है। तो अब ये बताओ कि इसको तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, दोनों नंबर है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ, 9 को कैसे लिखा जा सकता है कि 3 × 3 × a, ठीक है। और माइनस ये 54 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया जाता है, तो ये हो गया 2 × 3 × 3 × 3। अब ये बताओ कि इसके फैक्टर्स ये हैं, इसके फैक्टर्स ये हैं, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 बार 3 आया है, यहाँ पर भी 2 बार 3 आया है, तो जो मिनिमम टाइम्स होता है ना वही कॉमन होता है। अब ये बताओ कि अगर मैं 3 × 3 को बाहर ले लूँ, यानी इसके फैक्टर्स को अगर बाहर ले लूँ, तो ये बताओ यहाँ से क्या बचेगा a, यहाँ से क्या बचेगा 3 × 2 कितना 6, यानी कि 9a-6, ये इसके फैक्टर्स हो गए, यानी कि फैक्टर्स जो हुआ फैक्टर्स, ठीक है। एक फैक्टर a-6 हो गया, दूसरा फैक्टर 9 हो गया, यानी इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते थे। एक दो क्वेश्चंस और देख लो, 1/4x², 1/2x। देखो सबसे जो पहली चीज़ है कि फैक्टर्स मतलब आपको कॉमन ही देखना है। नंबर्स में क्या कॉमन है, ये जो है देखा जाए तो ये छोटा नंबर है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 इज लेस देन 4, तो जब भी बाहर होगा, देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 × 2, और जो x है ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 × x। अब ये बताओ कि 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, मिनिमम क्या है 1/2, तो 1/2 ऐसा कॉमन हो जाएगा, और एक बार x यानी कि यहाँ पे मिनिमम 1 टाइम्स है या 2 टाइम्स है, तो जब भी कॉमन लिया जाएगा तो मिनिमम लिया जाएगा, ठीक है। x को हमने बाहर लिया, यहाँ से क्या बचा 1/2x बचा, यहाँ से क्या बचा 1, है ना, यानी 1 बचेगा, ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, ये 1 बचा यहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि 1/2x 1/2x + 1, ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे,
हर क्वेश्चंस बनाना यहाँ पे मुमकिन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ओ हमारा ये है कि x z स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई z स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। देखो फैक्टर्स यानी कि दो टर्म्स हैं, पहला टर्म्स ये है, दूसरा टर्म्स ये है। इन दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है? यही तो कॉमन है, ये और ये। तो अगर z स्क्वायर माइनस वाई को कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से क्या बचेगा? इस वाले टर्म से x बचेगा। इसके बाद यहाँ पॉजिटिव का साइन था, पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ से क्या बचेगा? y, ठीक है, ये बचा हमारा y। तो यही इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये हो गया फैक्टर्स और ये भी इसके फैक्टर्स हो गए। जैसे आप लिखते हो ना 6 को, कैसे? 2 × 3, तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स हैं 6 के 2 और 3, सेम वही कंडीशन है यहाँ पे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि रीग्रुप एंड फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये है हमारा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चंस। कहता है कि रीग्रुप एंड फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है 2x प्लस पी ए प्लस 2a प्लस पी एक्स। देखो रीग्रुप का मतलब होता है, री मीन्स दोबारा, ग्रुप मीन्स ग्रुपिंग करना। तो ये बिखरे हुए टर्म्स हैं, इनको रीग्रुप करना है, एक जगह लाना है। तो ये बताओ, लाइक टर्म्स हमने क्या पढ़ा था? लाइक टर्म्स का मतलब ये होता है कि जिसमें जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर सेम हो। तो x क्या है? x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, a इज अ वेरिएबल, a इज आल्सो वेरिएबल। तो लाइक टर्म्स में ये और ये दोनों आएंगे और यहाँ पर लाइक टर्म्स में ये आएंगे, ठीक है। तो लाइक क्यों हुआ? यहाँ भी x की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल टू दी पावर 1 है। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक जगह रखेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों को लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको भी एक जगह रखेंगे, ठीक है। आप टर्म्स को इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से 2 + 3 = 3 + 2, दोनों का ही सम 5 आएगा, इनको इधर उधर रीअरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है? x, ठीक है। क्या बचेगा? यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से p बचेगा। इसी तरीके से इसमें और इसमें कॉमन क्या है? a, 2 + p। उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेने के बाद सबसे पहले हमने इसको लाइक टर्म्स में अरेंज किया, और लाइक टर्म्स में अरेंज करने के बाद हमने ये देखा कि इस तरह के टर्म्स आ रहे हैं। पहले 4 टर्म्स था, 4 टर्म्स को हमने रिड्यूस किया रीअरेंज करके 2 टर्म्स में। अब 2 टर्म्स को भी रीअरेंज करना है कि ये क्या है, ये क्या है। देखो ये और ये कॉमन है, दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम है तो इसको एक जगह लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ से x बचेगा, यहाँ से a बचेगा। तो ये हो गया हमारे रीग्रुप वाले, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बता के अब अगली एक्सरसाइज में हम बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आई कहता है कि a² माइनस AP + 3q + 3pq। देखो कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि रीग्रुप करने के लिए तोड़ना पड़ता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम? हाँ देखो, सबसे पहली जो चीज़ है कि यहाँ से आप ये कर सकते हो कि a², इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये AP हो जाएगा, और माइनस इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो -3aq, उसके बाद क्या था? 3pq था, ये था मेरे पास। 4 टर्म्स हो गए। अब 4 टर्म्स में मेरे पास क्या क्या दिख रहा है? लाइक टर्म्स को ढूंढो। अगर लाइक टर्म्स नहीं मिल रहा है तो आप सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को ढूंढो। तो ये बताओ, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन है a, जब चार हमारे पास वो टर्म्स होंगे हम 2-2 की ग्रुपिंग करेंगे। जब 6 टर्म्स होंगे हम 3-3 में ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। और अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें और इसमें
ए कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा ए, यहाँ से क्या बचेगा पी। इसी तरीके से यहाँ पर भी सबसे पहले तो ये नंबर 3 कॉमन है, तो हमेशा जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन होता है तो हमेशा नेगेटिव वाला ही कॉमन लिया जाता है। तो -3 कॉमन है। फिर ए क्यू है, यहाँ पी क्यू है, तो दोनों में सेम वेरिएबल क्या है क्यू, ये भी कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ए। अब देखो जब हमने इसका माइनस साइन कॉमन ले लिया ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसके पास एक ही माइनस बचा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था। एक माइनस को हमने बाहर निकाल दिया तो एक ही माइनस तो बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस बचेगा और 3 और क्यू ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो यहाँ बचेगा पी। ठीक है, अब देखो उसके बाद 4 टर्म्स को हमने 3 टर्म्स में, 3 टर्म्स को पहले 4 टर्म्स में लाए, 4 टर्म्स को फिर 2 टर्म्स में रिड्यूस किए। इसके बाद इन दोनों में a माइनस पी कॉमन है, a माइनस पी। ठीक है, जब a माइनस पी कॉमन ले लिया गया तो यहाँ से बचा a, यहाँ से बचा -3q। दिस आर द फैक्टर्स वी कैन से, या इसको बोल सकते हैं रीग्रुपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगली एक्सरसाइज पे अगले लेक्चर में बात करेंगे।